तो अपने दूसरे कार्यकाल का पहला फैसला योगी सरकार ने लेते हुए ये बड़ा ऐलान किया है कि 15 करोड़ यूपी के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हें मुफ्त राशन की सुविधा आगे भी जारी रहेगी। मार्च 2022 में ये खत्म हो रही थी योजना, लेकिन योगी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि अगले 3 महीनों तक यानी अप्रैल, मई और जून के महीने भी यूपी में गरीबों को फ्री राशन मिलता रहेगा। कोरोना काल में मुफ्त राशन योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, जिसे यूपी में भी लागू किया गया था। अब योगी सरकार ने यह फैसला लिया है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कि गरीबों को जो अन्न योजना से फायदा मिल रहा था वो आगे भी जारी रहेगा। अगले 3 महीने तक 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था। और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। तो आपने सुना, यूपी में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता रहेगा। यह ऐलान दूसरी पारी का पहला फैसला योगी सरकार का, जो खुद योगी आदित्यनाथ ने जिसका ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, कहा कि गरीबों को जो मुफ्त में राशन मिलता था मिलता रहेगा और इसका फायदा राज्य के 15 करोड़ जनता को मिलेगा। कोरोना काल में ये राशन योजना शुरू की गई थी, जहां मुफ्त में राशन लोगों को दिया जा रहा था उनका घर गृहस्थी चलाने के लिए, और ये अब आगे भी जारी रहेगी। यानी अप्रैल, मई और जून के महीने में मुफ्त राशन जो मिलता था वो मिलता रहेगा। लगातार आपको हम योगी मंत्रिमंडल के नए चेहरों की आवाज सुना रहे हैं। इस बीच कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह यूपी सरकार में सबसे युवा मंत्री बने हैं। संदीप सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। सुनवाते आपको क्या कहा उन्होंने। संदीप सिंह जी मेरे साथ हैं। संदीप भाई, आज की बैठक में क्या एजेंडा बताएं? देखिए, आज एक बैठक बुलाई गई है। पहली शायद कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए। कल क्योंकि एक परिचालनात्मक बैठक थी, आज सुबह 10 बजे एक कैबिनेट को बुलाया गया है। इसमें संभव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। कुछ एजेंडा आप लोगों को नहीं बताया? एजेंडा नहीं बताया गया है। इस बैठक में आज संभव है कि विभागों का वितरण के ऊपर कोई चर्चा हो सकती है। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने केशव प्रसाद मौर्य ने आज हुए बड़े फैसले पर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिसमें 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था उसे आगे जारी रखा जाएगा। तो यूपी में गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। योगी सरकार की दूसरी पारी का ये पहला और महत्वपूर्ण फैसला, जहां अगले 3 महीने तक फ्री राशन वाली योजना को लागू कर दिया गया, यानी ये जारी रहेगी। मार्च 2022 में ये योजना खत्म हो रही थी, लेकिन योगी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया है कि 15 करोड़ जनता को ये समर्पित किया गया है पहला फैसला, जिसमें फ्री राशन उन्हें आगे भी मिलता रहेगा। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली विधानसभा, जहां पर बजट पेश हो रहा है इस वक्त। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तैयार किए गए और इस सदन द्वारा पास किए गए पिछले 7 बजट्स की बदौलत आज दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं जिनसे आज देश के कई राज्यों की सरकारें प्रेरणा ले रही हैं। स्कूल बने हैं, नए विश्वविद्यालय बने हैं, अस्पताल बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली मिल रही है और करीब 75% घरों में बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं।
दिल्ली मेट्रो और बसेस का खूब विस्तार हुआ है। सड़कों और मेट्रो लाइन का नेटवर्क बढ़ा है। दिल्ली की गली गली में सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपराध रोकने में और महिला सुरक्षा की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। युवाओं के लिए फ्री वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं यहां से पिछले 7 जो बजट पास हुए उनसे डेवलप हुई हैं। सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी जैसी अभूतपूर्व सुविधा की शुरुआत यहां से हुई, जिसमें लोग सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटते। सरकारी दफ्तर का कर्मचारी लोगों के चक्कर काटता है। यह अद्भुत शुरुआत दिल्ली में हुई। सरकारी दफ्तर में जिस काम के लिए आम आदमी को धक्के खाने पड़ते थे, कोई दलाल ढूंढना पड़ता था और उसको रिश्वत दे के काम करवाना पड़ता था, आज वो काम सिर्फ एक फोन करने पे घर बैठे हो रहा है। ये करिश्मा भी दिल्ली वासियों ने पिछले 7 साल में दिल्ली में देखा है। इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले 7 बजट के सफल क्रियान्वयन के चलते पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने विभिन्न विभागों और संस्थानों में, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं कि इस सदन में पिछले 7 बजट के फलस्वरूप, उसके सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है। दिल्ली में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है पिछले 7 साल में। इसमें से 51,307 नौकरियां तो पक्की सरकारी नौकरियां हैं और जो पिछले 7 साल में ये 51,307 नौकरियां पिछले 7 साल में DSSB की परीक्षा लेके दी गई हैं। और यहां अध्यक्ष महोदय ये भी जानना जरूरी होगा कि इसके हमसे पहले 2015 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक, 2000 में कहूंगा 13 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक ना के बराबर नौकरी दी गई। उन्होंने सरकारी नौकरी देने के लिए जो DSSB का परीक्षा तंत्र था उसको पूरी तरह ठप करके रखा हुआ था। मुझको याद है कि 2013-14 में 49 दिन के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस वक्त DSSB की जिम्मेदारी मेरे पास में थी। मैंने उस वक्त DSSB के अधिकारियों को एक हफ्ते तक, 49 दिन में लगभग मैंने 1 हफ्ते तक मीटिंग की कि भाई नौकरियां क्यों नहीं मिल रही लोगों को, ये नौकरी सरकारी पद इतने खाली क्यों पड़े। मैंने उनसे प्लान बना के लाने को कहा। अपनी उस वक्त की क्षमता के अनुसार DSSB के अधिकारी मेरे सामने एक प्लान लेके आए। मैंने उनसे पूछा कि उस प्लान के हिसाब से जितनी वैकेंसीज हैं वो कितने समय में भर जाएंगी, तो उन्होंने खुद बोला कि 38 साल लगेंगे उन नौकरियों को भरने में। ये सारी नौकरियां जो 51,307 नौकरियां भरी गई हैं, उस वक्त मुझे बताया गया 38 साल लगेंगे। लेकिन उस वक्त हमने जो भी क्षमता उनकी बढ़ा सकते थे बढ़ाई और आज बहुत गर्व हो रहा है मुझे 7 साल बाद कि DSSB ने अपने काम की जब स्पीड पकड़ी तो 7 साल में दिल्ली में 51,307 युवाओं को नई नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई, पक्की नौकरियां। इन पक्की सरकारी नौकरियों के साथ साथ दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज में करीब 2,500 पक्की नौकरी दी गई, अस्पतालों में करीब 3,000 पक्की नौकरी दी गई और 7 साल के दौरान 25,000 नए युवा टीचर्स को गेस्ट टीचर्स के रूप में रखा गया। इसी तरह करीब 50,000 नौकरियां सैनिटेशन और सिक्योरिटी के लिए भी रखी गई, अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से दी गई। तो मात्र 7 साल में दिल्ली में 1,78,000 युवाओं को नई नौकरियों के अवसर सरकार में मिलना कोई छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। और ये तो सिर्फ सरकारी, मैंने उससे जुड़े हुए संस्थानों की बात कही। पिछले 7 साल में दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज में डेवलपमेंट हुआ। एक ईमानदार सरकार काम कर रही है। व्यापार के लिए, ट्रेडर्स के लिए जीरो टैक्स पॉलिसी, जीरो रेट पॉलिसी लागू की गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा दी गई। प्राइवेट सेक्टर, इस सब की वजह से प्राइवेट सेक्टर और खासतौर से लघु और मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी हैं वो खूब फले फूले हैं दिल्ली में और उससे प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब में खूब बढ़ोतरी हुई है। इसका एक नतीजा हमें देखने को मिला कि दिल्ली रोजगार पोर्टल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर शुरू हुआ कोविड के ठीक बाद, उसमें प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां तो केवल कोविड के बाद के समय में हमको देखने को मिली। नतीजा हमें देखने को मिला कि दिल्ली रोजगार पोर्टल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर शुरू हुआ कोविड के ठीक बाद,
उसमें प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां तो केवल कोविड के बाद के समय में हमको देखने को मिली। अध्यक्ष महोदय, पिछले 7 साल में इस सदन में प्रस्तुत बजट प्रस्तावों और योजनाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है और यही वजह है कि 7 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य में हुए दूरदर्शी निवेश के कारण कोविड महामारी के बीच भी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इसलिए संभल पाई क्योंकि कोविड से पहले वर्षों में यहां पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पे काफी निवेश किया गया था। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज, सपोर्ट स्टाफ, नए बेड्स, वेंटिलेटर और बाकी उपकरण की कमी इसलिए नहीं हुई या हुई तो बहुत कम कमी रही क्योंकि कोविड के पहले के 5 साल में इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किए गए उन सब में स्वास्थ्य के क्षेत्र पे बहुत समझदारी से और प्राथमिकता के आधार पर निवेश किया गया। अध्यक्ष महोदय, कोविड की महामारी से तो हम निपट लिए, लेकिन हम सब वाकिफ हैं कि पूरे देश में भी और दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार और व्यापार को कोविड में बहुत नुकसान हुआ। तत्काल राहत के लिए पिछले 2 साल में पीड़ित और जरूरतमंद परिवारों और लोगों को वित्तीय सहायता, अनुदान राशि, राशन, भोजन आदि की व्यवस्था कुछ करके फौरी मदद तो की गई, लेकिन फौरी मदद तो फौरी मदद होती है। इस सदन में अपने 8वें बजट में मैं दिल्ली वासियों के लिए नए रोजगार सृजित करने और अर्थव्यवस्था को कोविड, जीएसटी, नोटबंदी जैसे तमाम कारणों से पिछले सालों में हुए नुकसान से उबरने का एक एजेंडा लेकर आया हूं। इससे व्यापार और उद्योग जगत को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे दिल्ली के नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार और व्यापार के नए नए अवसर पैदा होंगे। इस बजट में प्रस्तुत योजनाओं और प्रस्तावों से न केवल दिल्ली के युवाओं को उद्यमशीलता के नए अवसर मिलेंगे बल्कि पहले से स्थापित उद्यम और व्यापार को भी काफी बढ़ावा मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा, वो भी समृद्ध होंगे। मैंने पिछले 7 साल में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर आपके समक्ष जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया, हेल्थ बजट प्रस्तुत किया। इस सदन में मैंने एक बजट ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया, पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया। आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल के देशभक्ति बजट में आजादी के 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेके जाना है कि भारत जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में, तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। यह हमने आजादी के 75वें साल में यहां सपना देखा। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर के वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। रोजगार बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य, इस बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास के इंजन को फिर से स्टार्ट करना है, सुदृढ़ बनाना है। ये तो है ही, लेकिन अध्यक्ष महोदय, 20 लाख नई नौकरियां वाले इस रोजगार बजट के प्रस्ताव और योजनाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले थोड़ी सी चर्चा में दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर और इस साल के बजट पर रखना चाहता हूं। कोविड की 5 लहरों के बीच आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उबर रही है और इसके चलते दिल्ली का जीएसडीपी प्रचलित बाजार मूल्यों पे वर्ष 2020-21 के 7,85,342 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। ये 17.65% वृद्धि का संकेत है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2021-22 में दिल्ली की जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 10.23% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 8.9% की होने का आकलन है।
इसका अर्थ है कि हम महामारी पूर्व की जो हमारी आर्थिक गतिविधियां थी दिल्ली में, उस स्तर पर लौट रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो जीडीपी है, उसमें दिल्ली के जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3.94% था, उससे बढ़ के इस साल 21-22 में 4.21% हो गया है, जबकि दिल्ली देश की कुल आबादी का केवल 1.52% है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मेन योगदान सेवा क्षेत्र का है और प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में इसका योगदान 83.94% है दिल्ली में सर्विस सेक्टर का, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 13.78% और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2.28% है। 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,01,982 रुपए होने की संभावना है। 2020-21 में यह 3,44,136 रुपए थी। 2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 16.81% की बढ़ोतरी होने वाली है। वर्ष 21-22 के लिए दिल्ली की पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत 1,49,848 रुपए से 2.7 टाइम्स ज्यादा है। 2020-21 के दौरान दिल्ली के जीएसडीपी में प्रचलित मूल्यों में 1.09% और वास्तविक मूल्यों पर 3.86% का संकुचन, उसका श्रिंक होना कोविड-19 महामारी और इसके नियंत्रण के लिए किए गए प्रतिबद्ध उपायों को असर दर्शाते हैं। हालांकि अग्रिम अनुमानों का संकेत है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में 21-22 में प्रचलित मूल्यों पर 17.65% और स्थिर मूल्यों पर 10.23% की बढ़ोतरी होगी। अब मैं इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए संशोधित अनुमान सदन के समक्ष रख रहा हूं। 2021-22 के लिए पूरा जो हमने बजट रखा था, 69,000 करोड़ रुपए के अनुमोदित बजट की अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में 67,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।